सीलमपुर में फ्रिज में मिला एक व्यक्ति का शव। हत्या के आरोप में भाई और उसका साथी गिरफ्तार। घर से 50 लाख का सोना और 3 लाख की नकदी लेकर हुए थे फरार। खजूरी खास में बदमाशों ने कारोबारी को कार सहित किया किडनैप। पीट पीट कर की गई शख्स की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्यापारियों ने टैक्स बदलाव को बताया अच्छा। रिबेट को 15 से 10% किया गया है निराशाजनक। कॉमर्शियल टैक्स भी घटाया गया है। रिजल्ट के बाद बच्चों में देखी गई खुशी। 12वीं के टॉपर्स ने कहा इंजीनियर और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। 10वीं के स्टूडेंट्स ने कहा आगे करेंगे और मेहनत। और कृष्णानगर इलाके में सीवर ओवरफ्लो होने से लोग परेशान। सड़क पर फैली रहती है गंदगी। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में घर में पड़े फ्रिज के अंदर अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस को शुक्रवार शाम को इसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान जाकिर के तौर पर हुई है। पुलिस ने देर रात मरने वाले के भाई समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों 50 लाख का सोना और 3 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे। पुलिस ने माल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार जाकिर अकेले सीलमपुर के गौतमपुरी इलाके में रहते थे। पत्नी से उनका विवाद चल रहा था। ऐसे में उनकी पत्नी बच्चों के साथ अलग रहती है। शुक्रवार शाम 7:15 बजे जाकिर के एक रिश्तेदार ने पुलिस को फोन करके इसकी सूचना दी कि जाकिर फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद पुलिस जाकिर के घर पहुंची। वहां पुलिस ने देखा कि जाकिर घर के अंदर फ्रिज में मृत पड़े हैं। इसके बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने घटना के बारे में एक एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को शुरू से ही जाकिर के भाई पर शक था। उसी के आधार पर पुलिस ने पड़ताल की और उसके एक साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। उनकी नजर जाकिर के जेवरों और पैसे पर थी। रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि जाकिर ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें से उसके सिर के कुछ अंग दिख रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की दौरा किया है। तभी पुलिस को शक हुआ है कि कोई व्यक्ति इस तरह फ्रिज में कैसे घुस सकता है। उसकी हत्या करके ही उसे अंदर डाला गया है। मैं तो इसका मामले का भी नहीं पता चला। फैक्ट्री था मैं पवाना, वहाँ कॉल आई मेरे पास, कई कॉल आई। ऐसे तो जाकिर भाई की डेथ हो गई। हमारे फूफेरे जीजे बहन हुई थे, फूफे की लड़कियाँ हमारे घर में। जो किस तरीके से आपको सूचना मिली? मुझे मोबाइल से खबर मिली है। वहाँ पवाना था मैं सेक्टर 2 में। वहाँ से खबर मिली कि ऐसे ऐसे हो गया। मैंने फिर 1-2 जगह फ़ोन करे तो पहले वो मामला दूसरा निकला कि मर्डर का केस है। तो फ्रिज के अंदर रख दिया गया। बच्चों को भी नहीं मालूम था बात। बच्चों को तो यहाँ आने के बाद पहले मुझे खैर पता चल गई थी। पहले बता दिया था किसी ने। बच्चों को डर उसकी वजह से ने बताया था कि परेशान होंगे, घबराएंगे। तो ये उनका इसका इंटीरियर डेकोरेटर का था काम और प्रॉपर्टी का भी काम था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई। मैं खुद अभी आया हूँ बिल्कुल जस्ट। इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पता ही नहीं है अभी कुछ भी। कोई ऐसी कोई किसी से कोई दुश्मनी तो ऐसे तो सामने आने रही कुछ है। कभी ऐसा हुआ हो कि इस तरह के नहीं थे। उसकी वो फुटेज वगैरह निकालेंगे। अभी तो भी पुलिस कहीं जाने नहीं दे रही ना किसी को भी। सबको भी पता चला इस बात को। तो इसमें 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए, ये भी नहीं पता अभी किसी को। फॉरेंसिक वाले बताएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बदमाशों ने कारोबारी को कार सहित अगवा कर लिया। किडनैपिंग के बाद लुटेरों ने कारोबारी की पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को डहन में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही शव और लूटी गई कार भी बरामद की है। डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बादली निवासी विजय उर्फ सन्नी, ओम प्रकाश और खजूरी निवासी जान मोहम्मद के तौर पर हुई। डीसीपी ने आगे बताया कि 5 जुलाई को देव सिंह रावत ने खजूरी खास को सूचित किया कि उनके पिता जयपाल सिंह रावत जिनकी उम्र 54 साल है, वो खजूरी चौक से
3 जुलाई से कार सहित लापता हैं। सूचना मिलते ही गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई थी। दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स की नई पॉलिसी जब से लागू की है, लोगों ने इसकी सराहना करनी भी शुरू कर दी है। जहां नए MBC3 के मुताबिक लोगों को बढ़ा हुआ टैक्स जमा करना पड़ रहा था, नई पॉलिसी बनाने के बाद पुरानी दरों से ही लोगों को टैक्स जमा करना होगा। तो वहीं इस पॉलिसी में कॉमर्शियल टैक्स के रेट्स को भी घटाया गया है। इस पर पूर्व उप महापौर ने जानकारी दी है कि ये टैक्स जब से बढ़ा है, लोग खुश हैं और उम्मीद है कि अब ज्यादा टैक्स मिलेगा। वहीं झिलमिल में इंडस्ट्रीज चलाने वाले व्यापारियों ने कहा ये बदलाव अच्छा है, इससे राहत मिली है, लेकिन पहले जो 15% की छूट थी उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। ये निराशाजनक फैसला है। एप्लीकेबल हो गया है। जो कॉमर्शियल हाउस टैक्स और इंडस्ट्रियल हाउस टैक्स जो बढ़ गए थे, कई गुना बढ़ा दिए गए थे, वो सब कम हो गए हैं और जो पुराने रेट थे वही पूर्व के रेट आ चुके हैं और डिस्काउंट के साथ है। 10% पहले 15% डिस्काउंट मिलता था, अब 10% के साथ में ये लागू हो गया। और मैं समझता हूँ हमने अपने वार्ड के अंदर लगभग 7 कैंप ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है, जिसमें से तीसरा कैंप आज चल रहा है हमारा। देखिए, कमर्शियल टैक्स पहले बहुत ज़्यादा एकदम से हाउस टैक्स का जो स्लैब आया था वो बहुत ही हाई स्लैब आया था, इससे लोगों में बड़ा पैनिक आया। तो फिर हम EDMA के माध्यम से संजय जी और हम लोगों ने इसके लिए कमिश्नर से मिले, रेगुलर मिले कि इसको पुराने हाउस टैक्स, इस बार लोग व्यापारी वैसे ही बहुत परेशान हैं कमर्शियल, इसलिए हमने एक रेगुलर उनके पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोशिश करेंगे कि हम हाउस टैक्स को पुराने वाला ही हम सबसे लें। और हमेशा की तरह हमें उम्मीद है, क्योंकि इनके इंडस्ट्रियल एरिया लगते हैं, इनके बीच में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा। पर एक शिकायत है छोटी सी, 10-15% की वजह 10% कर दिया, ये थोड़ी सी हमें पीड़ा है और रहेगी। अगली बार कोशिश करेंगे कि हम दोबारा इसको 15% तक ही रखें। जो कमर्शियल टैक्स हमारा पहले काफ़ी ज़्यादा हो गया था, कई गुना बढ़ गया था, लगभग ये 4 से 5 गुना हो गया था। पर हमारे एसोसिएशन के प्रयासों से और हमारे पार्षद संजय गोयल जी के प्रयासों से वो हाउस टैक्स MCD ने वापसी ले लिया है जो बढ़ा हुआ था, और अब ये पहले की दरों पर ही लग रहा है। और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे कैंप लगवाए जा रहे हैं डेली, और उसमें बड़ी संख्या में फैक्ट्री ओनर्स और जो लोकल सिटीजन है वो आ रहे हैं जमा कराने के। CBSE के रिजल्ट 22 जुलाई को घोषित हो चुके हैं, जिसके बाद बच्चों में काफी खुशी देखी गई। 2 साल बाद ऑफलाइन एग्जाम देखने के बाद बच्चों में काफी डर था कि कैसे रिजल्ट आएगा, लेकिन नतीजे काफी अच्छे रहे। ऐसे में कई बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। जब हमने टॉपर से बात की तो उनका कहना था कि टॉपर बनने के लिए कोई खास मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, लेकिन पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। बच्चों ने बताया कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, और तो किसी ने कहा कि वो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। वहीं 10वीं के स्टूडेंट्स ने कहा कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट सेल्फ स्टडी, टीचर्स और कोचिंग को दिया। वहीं टीचर्स भी बच्चों के रिजल्ट से काफ़ी खुश हैं। बच्चों ने अपने अलग अलग ड्रीम बताए हैं और अपने कहा कि आगे चलकर हम इसको पूरा करेंगे। CBSE ने 10th और 12th का रिजल्ट अपना साइट पर डाल दिया, जिसको बच्चों ने देखा और काफ़ी खुश नज़र आए। मेरे साथ फ़िलहाल यहाँ पे कुछ टॉपर्स मौजूद हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। उनसे जानते हैं कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की और कितना समय अपनी पढ़ाई को दिया, जो आज यहाँ पर टॉपर बन के सामने आए हैं। परसेंटेज 95 है, साइंस में 99 मार्क्स आए हैं, मैथ्स में 100 है, हिंदी इंग्लिश में 94 और SST में 89 है। कितना टाइम स्टडीज़ को आप लोगों ने दिया था? डेली 4 आवर्स। 98% overall and I scored 100 marks in science and मेरे 98 आए हैं मैथ्स में और SST में। हिंदी में मेरे आए हैं 95 और 99 आए मेरे इंग्लिश में। कितने घंटे पढ़ाई की थी और आगे सपना क्या है बनने का? मेरा कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सपना है और मैंने पढ़ाई इरेगुलर मैनर में की। लाइक मैं जितना भी टाइम देती थी अपनी स्टडीज़ को वो पूरा यूटिलाइज़ करके देती थी, मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन उसमें देती थी। सो मैं आगे भी सबको यही सजेस्ट करती हूँ, कितने घंटे पढ़ते हैं उतना मैटर नहीं करता, कितना एफर्ट डाल के आप उसमें पढ़ते हो ये मैटर करता है। मेरे 86% आए हैं, मेरे साइंस पे 89 है, मेरे मैथ्स में 89 है, मेरे SST में 87 है, मेरे इंग्लिश में 85 है और हिंदी में मेरे 84 है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? इरेगुलर मैनर में होती थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी थी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने पार्ट लिया था। बट ये है
कि जो हमें ट्यूशन में पढ़ाया जाता था उसमें मतलब वही इतना सफिशिएंट होता था कि हम अगर जाके अगर 1 आवर भी स्टडी करें तो हमें पूरे साल मतलब ऐसा कुछ नहीं लगता था कि नहीं हमने बहुत कम पढ़ाई की है। 95 इन अकाउंट्स हैं और ओवरऑल 85% हैं। अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, फाइनेंस की इंडस्ट्री में थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। ज़्यादा करनी चाहिए लेकिन एफ़र्ट है, टाइम के लगे नहीं, एफ़र्ट ज़्यादा डालो उसमें। टाइम इरेगुलर भी हो चलेगा लेकिन एफ़र्ट ज़्यादा होना चाहिए। जितना टाइम आप डालो, थोड़ा जितना टाइम स्टडीज़ को देते हो उसमें ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जिसमें सब्जेक्ट की ज़्यादा वीक है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, एफ़र्ट और डालते हैं। मेरे अकाउंटेंसी में IAS है 99 और टॉपर बन के अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी मेहनत करी थी उसके लिए। दोनों ऑफलाइन ऑनलाइन मोड की वजह से बीच में इरेगुलर भी हुई थी स्टडीज़, लेकिन अब हाँ बाद में सब ने एफ़र्ट करा, टीचर्स ने एफ़र्ट करा। अच्छा तो बहुत लग रहा है। 97 आया हाईएस्ट और ओवरऑल 94%। क्रेडिट सबको ही दूंगा, नॉर्मल ही होती है, बस हार्ड वर्क और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। टर्म 1 में हुए थे और टर्म 2 में हुए थे। 40 मार्क्स के थे और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल था। उसी के बिहाफ पे हमारी परसेंटेज 90% बन गया। जी हाँ, बहुत खुशी हुई है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है और घर में भी बहुत ज़्यादा खुशी है। टीचर्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हर PDF जितने भी सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो मटेरियल उन्होंने अवेलेबल करवाया है। सब काफ़ी परसेंटेज मार्क्स लेके एक्सपेक्टेड नहीं थे लेकिन आ गए 90% है अप्रॉक्सीमेटली, अब 91% आए। तो सपोर्ट किस किस का रहा है इसमें? पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका सपोर्ट रहा है। उन्होंने जो डिसिप्लिन लॉकडाउन में खो गया था वो वापस मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करी पेरेंट्स ने, टीचर्स ने। 12th क्लास का एग्ज़ाम था, मेरे 92.60% आए हैं। एक्सपेक्टेशंस मेरे को थोड़े ज़्यादा की थी वैसे। अच्छा, प्रिपरेशन मैंने ज़्यादा ही करी थी। स्कूल टीचर्स का ही था पूरा सपोर्ट वैसे प्रिपरेशन में। मैंने कोई वैसे अलग से ट्यूशन व्यूशन नहीं ली थी, तो सर वर ही डाउट सॉल्व करते थे जब स्कूल आता था मैं। उन्होंने कहा था जब भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, तो उन्होंने। कितना सपोर्ट रहा इस बीच? पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट करा था मेरी प्रिपरेशन में। उन्होंने मेरे को मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी, पूरा सपोर्ट था उनका। कल के रिज़ल्ट और कल जो स्टूडेंट्स ने कर दिखाया वो बहुत अच्छा है। 2 साल के बाद बच्चे स्कूल जा रहे थे, 2 साल के बाद बच्चों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाना था। 99 हाईएस्ट गया हमारा 12th क्लास के अंदर और 100 आउट ऑफ 100 की हमारे पास सीरीज़ है क्लास 10th के लिए। तो मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, मेरे सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। कल से हम लोग मतलब बहुत एक्साइटेड है, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस। तो ये सभी बच्चे जो थे टॉपर्स थे 10th और 12th क्लास के, और इन्होंने मार्क्स काफ़ी अच्छे स्कोर किए। साथ ही इन्होंने सेल्फ स्टडी को और अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा समय दिया है। साथ ही इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में जो पढ़ाया गया उसको भी इन्होंने बार बार रिवाइज करके हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किए हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। कृष्णानगर इलाके के लोग सीवर ओवरफ्लो की वजह से काफ़ी परेशान हैं। सीवर का पानी पूरी सड़क पर फैला रहता है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को रास्ते से निकलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। 2 व्हीलर्स जाते हुए लोग फिसलकर गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही यहाँ गंदगी और मच्छरों ने भी इलाके के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसमें हमेशा गड्ढे ही रहते हैं अंदर, और बरसात का पानी, सीवर का पानी हमेशा भरा ही रहता है इधर। सीवर का पानी ज़्यादा भी है इसमें, पानी सीवर का तो आता ही है। बारिश का 2 दिन से बारिश आई, उसका पानी ज़्यादा है इसमें, गंदगी रहती है। यहाँ पे कर्मचारी सफाई कर लिए आते हैं कोई भी। कितने टाइम से समस्या ऐसी बनी है? ये कम से कम मैडम हो गए 7-8 महीने हो गए इसको। जो आते हैं अपना ड्यूटी पूरी करते नहीं है, हाजिरी भरते और चले जाते हैं। गाड़ी भी गिर जाती है, बंदे गिर जाते हैं गाड़ी के साथ ही, अटक के छींटे आती है सबके ऊपर, गंदगी आती है ऊपर। मैं यहाँ की रोड की मार्केट करता हूँ तो देखता हूँ कि आधा से ज़्यादा लाल क्वार्टर पानी में ही डूब जाता है, थोड़ा सा पानी भरने बारिश होने से। ये बारिश का पानी और सीवर का पानी ऊपर आ जाता है सारा। और आज सुबह तो मैं बच भी गया यहाँ से, इतना गहरा गड्ढा है तो मैं एकदम गिरने लगा तो बच गया। पता भी नहीं चल रहा गड्ढा है क्या नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ। ये देखिए ना, यहाँ से सारा ऐसे गलत कर रहे हैं, ऐसे निकलते हैं, बहुत गलत है ये। कोई भी नहीं आता। रोड सही नहीं है, सीवर ठीक नहीं है, तो प्रॉब्लम्स तो होती है ना। गंदगी, मच्छर, वो सब एवरीथिंग इज देयर। स्कूटर फिसलने का भी डर रहता है। करावल नगर के जौरीपुर की जैन कॉलोनी में गुरुवार सुबह एक बेटी की हत्या और पत्नी 2 बेटियों को जख्मी करने के आरोपी भीमसन और पप्पू को दर दबोच लिया गया है। आरोपी ने चाय के लिए दूध लाने को लेकर पत्नी संगीता और तीनों बेटियां काजल, तनु और अनु पर कांच से हमला किया था। अनु की मौत हो गई है, जबकि काजल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मां और तनु को गुरुवार को छुट्टी दे दी गई थी। पुलिस ने मर्डर, हत्या का प्रयास और धारदार हथियार से हमला करने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए भीमसेन को शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे जौरीपुर के मार्केट एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लंबे समय से बेरोजगार होने की वजह से
पत्नी से रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे थे। गुरुवार सुबह पत्नी से मामूली बात पर झगड़ा हुआ तो उसने कांच के टुकड़े से फैमिली पर हमला कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि भीमसेन शराब पीने का आदी है। परिजनों ने बताया कि उसकी हरकतों से पूरी फैमिली परेशान थी। इस वजह से रोजाना कलेश रहता था और मारपीट तक होती थी। शराब की लत छुड़ाने के लिए इस साल की शुरुआत में भीमसेन को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया गया था। वहां से आने के बाद कुछ दिन ठीक रहा और फिर शराब पीने लगा था। उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक विधवा महिला पूजा गर्ग ने वीरवार रात को फंदा लगाकर जान दे दी। सुसाइड करने से पहले महिला ने वीडियो बनाया और सुसाइड नोट भी लिखा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चलने भी लगा। आरोप लगाया है कि 2021 में पुलिस से शिकायत के बाद ससुराल वाले कुछ दिन शांत रहे, कुछ समय बाद दोबारा परेशान करने लगे। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और सुसाइड नोट की पड़ताल कर रही है, साथ ही ससुराल वालों से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। 1.5 साल पहले इसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे एक्सीडेंट केस में, ठीक है। उसके बाद से ये ज़्यादा परेशान चल रही थी, ना खर्चा पानी मिलता था घर से, ना राशन मिलता था, परेशान कर रही थी। फिर इसने जॉब स्टार्ट करी, जॉब कर रही थी अपने पैसों पर। फिर जॉब करी, जॉब करते करते उल्टे सीधे ताने मारते थे, ये धंधा करने जाती है, ये करने जाती है, ये वो करने जाती है, उल्टे सीधे ताने। अब वो ऑफिस जा रही है, अपने काम करी, उसे काम करने देते थे, घर में परेशान करते थे, गाली गलौज, शराब पी के उल्टे सीधे हाथ लगाते थे परिवार वाले, उल्टी सीधी जगह। परेशान होकर वो भी बेचारी केस करा। रात में मैं भी गया हूँ, मेरी वाइफ भी गई है, मेरी सास भी गई है करावल नगर थाने के अंदर। परेशान होकर ये भी रात में आके घर आ जाती थी। पुलिस वाले समझा के भेज देते, चलो आप भी घर जाओ और सासुर घर जाओ, आराम से रहो, खाओ, खाना खाओ, आराम से रहो, आराम से सो, लड़ाई झगड़ा मत करो, समझा के भेज गए। बेचारी परेशान हो के उन्हें आत्महत्या कर ली। मेरी बेटी ने फांसी लगा ली है। मैं ससुराल वाले परेशान कर रहे, रात मारी है, लगाई है, रात मारी है, फोन कराया, वीडियो देख लो, फेसबुक पे डाली है, पोस्ट भी डाली है, सबके सब मिले हुए हैं ससुराल वाले। जीने ही नहीं दे रहे, जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। मर गई वो, खुश हो गए तो ये मट्टी खराब कर दी इन लोगों ने। अब ठंडक पड़ी है इनके दिल में। ने कल मारा है उससे, मुझे फोन करके बताइए, जेठ जेठानी मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं उसको रात को 9 बजे। उसने वो, मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं कल आऊंगी, परेशान मत हो। कल रोटी सब्जी चीज उठा लेगा वगैरह, मेरे सिलेंडर सब उठा लेगा, वो खरीद के सिलेंडर भी लाई है। दिन से भूखे थे बच्चे। सावन के महीने में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। 23 जुलाई यानी कि शनिवार को पूर्व दिल्ली के झिलमिल में शिव ओम कांवड़ सेवा समिति के कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया गया और पूजा हवन करके शुरुआत की गई। आयोजकों ने बताया कि शिविर में पहले ये ज्यादा रौनक देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना के बाद से ये पहली कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। यहाँ कांवड़ियों के लिए हर इंतजाम किए गए हैं। माहौल की बात करें तो आपकी बार माहौल बहुत अच्छा है। आपकी बार जो पीछे से सूचना आ रही है, जो अब कांवड़िए भी आपकी बार कांवड़ियों में बहुत उत्साह है और कांवड़िए बहुत सारे रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और जितने भी कांवड़ कैंप है वो भी बहुत सुंदर सजवाए हैं। आपकी दिल्ली गवर्नमेंट का हम धन्यवाद करते हैं। और कांवड़ कैंप भी बहुत सुंदर सजाए हैं। आप हमारा टेंट ही देखें, बहुत सुंदर सजाया है। 21वां कांवड़ कैंप है शिवोम कांवड़ सेवा समिति एवं श्रीवास्तव समिति का। यह 21वां कांवड़ कैंप है और बहुत खुशी हो रही है आपकी बार, क्योंकि आपकी बार भोले भी अच्छे ज़्यादा हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह है कि आपकी बार सेवा बहुत अच्छी होगी और जो आपकी शिवरात्रि है सभी लोग बहुत उत्साहपूर्वक मनाएंगे। जैसे भोले आ रहे हैं, भोले जितनी बार आते थे, 2 साल हो गए, 2 साल से कांवड़ सेवा लगी नहीं, तो उनमें उत्साह 3 गुना बढ़ गया। तो 3 गुना तो भोले आ रहे हैं और 3 गुना कार्यकर्ता बढ़ गए हैं। तो पूरा जोश भर के सारे पंडालों के अंदर बाबा की पूरी सेवा कर रहे हैं कांवड़ियों की। जहाँ तक होगी हम पूरी दिल जी जान से सारे देने लगे हुए हैं। विश्वास नगर के नाले पर बनी दीवार काफी समय पहले टूटी थी, लेकिन उसे अभी तक नहीं बनाया गया है, जिससे कि जो दीवार टूटी थी उसका मलबा वहीं पड़ा है और साथ ही यहाँ लोग मलबा भी लाकर डालते जा रहे हैं, जो सड़क पर फैल जाता है। साथ ही यहाँ पर बस स्टैंड भी है और मलबा पड़े रहने की वजह से यहाँ उन्हें खड़े होने में काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही दीवार टूटी होने की वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये क्लोजिंग एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर नाला है ये, तो प्लस ये कूड़ा करकट, डेंगू मलेरिया एवं मच्छरों की बतेरी में हुआ है। यहाँ पे बहुत परेशानी है। प्लस ये है कि अंधेरे में बहुत बार दिखता भी नहीं है, कई बार बच्चे भी गिर जाए, कोई अपने बड़े बुजुर्ग है वो गिर जाए। अब कई बार इसकी 2 एप्लीकेशन भी लगाई है पर कुछ सुनवाई होती नहीं सरकार के द्वारा। हाँ जी बिल्कुल। ये मलबा जो है देखिए, पहले तो इसमें फिलहाल में कुछ काम चल रहा था बीच में,
क्योंकि जब भी हमारा आने जाना यहाँ लगा रहता था, रोज़ ऑफिस टाइम वालों का, तो यहाँ आना जाना हमारा लगा रहता था, तो चलता था। प्लस ये है कि अब ये बीच में सारा आ गया है रोड पे, तो इससे और परेशानी हो रही है दिन पे दिन। अब देखो गवर्नमेंट को तो यही करना चाहिए कि देखो इसकी सुविधा करवानी चाहिए थोड़ी सी, प्लस ये इसकी साफ़ सफाई भी नहीं होती है, आप देख रहे हो। काफ़ी टाइम से लग रहा है जर्जर हालत में है, तो एमसीडी को ठीक करानी चाहिए। एक्सीडेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे, बच्चे भी चलते हैं आने जाने के लिए, वो भी नाला पीछे बहुत बड़ा नाला है आपका, वो भी गिर सकता है। फुटपाथ रोड के ऊपर बड़ा कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों को। एमसीडी का काम है, लेकिन एमसीडी नकारी है बिल्कुल, कुछ करना नहीं चाहती। पब्लिक के फेयर में कोई काम होता ही नहीं है सर। हाल कई साल हो चुके, देखो हालत देखो ना अब इसकी, बहुत साल कोई बनाने वाला नहीं आने इसका। फंड में कागजों में सारे काम होते हैं, और प्रैक्टिकली आप देख रहे हो क्या है इसके। गांधीनगर में रेडीमेड मर्चेंट्स की तरफ से रेगमा वेस्टीज फेयर का आयोजन किया गया। यह आयोजन कड़कड़डूमा के लीला होटल में रखा गया, जो 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया। इस फेयर में भारत के अलग अलग इलाकों से ग्राहक मौजूद रहे। वहीं रेगमा की तरफ से 200 से भी ज्यादा स्टॉल्स लगाकर ये कार्यक्रम 3 दिन के लिए चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले 2 साल से मार्केट में लगातार गिरावट को देखते हुए रखा गया है। हमारा उद्देश्य हमारे मार्केट में ग्राहकों को पैर पड़े, उनका व्यवसाय बढ़े, उसके लिए हमने एक मेला लगाया। 280 कस्टमरों को बुलाया, साथ में 10,000 ग्राहकों को बुलाया। यहाँ पे उनको अगले 6 महीने के ऑर्डर मिल जाए, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। हर आदमी नया विजन लेके जाए, दूसरा आदमी क्या प्रोडक्ट बना, नया कपड़ा क्या है, नया गारमेंट क्या है, नई डिजाइनिंग क्या है, वो यहाँ से सीख करके जाए। ये हमारा प्रयास यहाँ रहा। नए लोगों तक पहुँचे, लाखों लोगों तक पहुँचे। बड़े बड़े बिजनेस हाउस को बुलाया ताकि उनके साथ उनका परिचय बढ़े। मूल उद्देश्य ये हमारा कि गांधीनगर में रेडीमेड व्यवसाय में जो 2 सालों से हमारा व्यवसाय कमज़ोर पड़ा था, उसको नई गति मिले, उत्साह का सर्जन हो, लोगों में जो मुस्कान कहीं खो गई है वो दोबारा आ जाए, ग्राहकों के कदम पड़े, व्यवसाय बढ़े और बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकले। बस यही प्रयास रेगमा ने इस रेगमा फेयर फेस्टिव फेयर के रूप में किया है। ये हमारे गांधीनगर के रामनगर मार्केट से 270 स्टॉल हैं और इंडिया के लगभग सभी राज्यों से यहाँ व्यापारी आया हुआ है और स्टॉल लगाने वाले हमारे बाहर भी आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर एग्जीबिशन लगाने के लिए। दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऐलान है उससे हमारे गांधीनगर मार्केट को बहुत सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से हमारा गांधीनगर मार्केट बहुत बिगेस्ट मार्केट है, लेकिन सुविधाओं के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ मार्केट। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।